गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपन ने पिछली क्लास में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन between the electromagnetic radiations and matter are called स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो क्या होती हैं, ऐसी तरंग जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। मैंने कहा था ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और ये तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यदि अपन एनर्जी के, फ्रीक्वेंसी के या तरंग दैर्ध्य के, एनर्जी के, आवृत्ति के या तरंग दैर्ध्य के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दे तो अपन को एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जिससे मैंने कहा था कि हायर एनर्जी पर क्या पाई जाती है, गामा रेज पाई जाती है। उसके बाद एक्सरे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि इस एक्सरे का यूज अपन यदि अपन की हड्डियां टूट जाती हैं और हड्डियां टूटने पर अपन को चेक करना है कि जो फ्रैक्चर है वह कौन सी स्थान पर आया है, तो क्या किया कि अपन की हड्डी पे एक्सरे वाले ने क्या किया कि जहां पर अपन की हड्डी टूटी है वहां पर एक्सरे को डाला। ठीक है, वह एक्सरे केवल हड्डियों को पार नहीं कर पाता, यानी हड्डियां एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बच्चे कुछ जो अपन की मांसपेशियां हैं वो एक्सरे को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, तो जैसे ही अपन को उस फिल्म प्राप्त होती है, ब्लैक शीट प्राप्त होती है, उस पे अपन देखते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी जो एक्सरे है वो एब्जॉर्ब हो गया, वहां पर अपन को ब्लैक स्पॉट प्राप्त होता है और उसकी स्ट्रक्चर के अध्ययन करने पर अपन को पता चल जाता है कि अपन की हड्डियों में जो क्रैक है या फ्रैक्चर है वह कहां पर आया है। ठीक है, तो जिस प्रकार अपन एक्सरे की स्टडी करके बताते हैं कि अपन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर हड्डी है उसमें कहां पर फ्रैक्चर है या कहां पर अव्यवस्था पाई जा रही है जिसके कारण अपन को दर्द हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अपन यदि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के अध्ययन करें तो अपन को किसकी आवश्यकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद आती है यूवी और आईआर। सेकेंड ईयर में अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशंस काम आती हैं वो कौन सी होगी, यूवी और आईआर होगी, इसलिए उसको अपन ने क्या नाम दिया है, यूवी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आगे देखिए, यूवी विजिबल, यूवी आईआर नहीं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको अपन अभी मैं बताऊंगा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, और बाद में आती है रेडियो स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अपन के जो मेनली काम की है, सेकेंड ईयर के पर्पज से काम की है यूवी और विजिबल, और फाइनल ईयर के पर्पज से काम की है रेडियो स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फाइनल ईयर में जो अपन फिजिकल केमिस्ट्री है उस फिजिकल केमिस्ट्री में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन है, उसमें अपन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं, याद रखना है। और यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मैटर के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर ले, इंट्रैक्शन कर ले, तो या तो रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होगा या क्या होगा, इमिशन होगा। ठीक है, अब देखिए,
ये मैंने एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, गामा रेज की, फिर एक्सरे की, फिर यूवी की, फिर विजिबल की, फिर आईआर की, फिर माइक्रोवेव की और फिर रेडियो की। यानी सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेडियो वेव की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, गामा रेज की। जो एनर्जी है मैंने कहा था प्लांक के अनुसार, प्लांक ने क्या कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी है वह कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं पाई जाती। कैसी नहीं पाई जाती, कंटिन्यूअस नहीं पाई जाती, बल्कि डिक्रीज होती है या डिक्रीट होती है, या मैं बोलूँ टुकड़ों के रूप में पाई जाती है, या छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पाई जाती है। उन पैकेट्स को अपन ने क्या नाम दिया है, फोटोन। क्या नाम दिया है, फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एच बराबर क्या है, प्लांक कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी सर आपने बोला है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एकदम जीरो लेवल से अपन पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी को, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके अपन पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए ये एक कोई वेव है, ठीक है। एक बिंदु से एक सेकंड में, एक बिंदु से एक सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या, एक सेकंड में एक बिंदु से निकलने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। एक सेकंड में एक बिंदु से निकलने वाली तरंग की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाती है। देखिए एक वेव कहाँ तक होती है, एक उसका पॉजिटिव सिरे पर क्या होगा, आयाम होगा, और दूसरा कहाँ पर होगा, नेगेटिव सिरे पर आयाम होगा। यहाँ तक एक वेव होती है, एक वेव में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है और एक नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव आयाम होता है और एक नेगेटिव आयाम होता है। बात समझ में आई ना। यहाँ तक क्या पाई जाती है, एक वेव पाई जाती है, एक तरंग पाई जाती है, ठीक है। E बराबर एच न्यू। देखिए यहाँ से क्या पता चला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो अपन बोलेंगे कि यह न्यू के भी क्या है, बढ़ती क्रम में पाया जाता है। कौन, ये जो स्पेक्ट्रम है यह भी फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की होगी, गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर यूवी और विजिबल की, फिर आईआर की, फिर माइक्रोवेव की और फिर रेडियो वेव की, ठीक है। आगे देखिए जो न्यू है बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा बराबर क्या है यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई बराबर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा। ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा, ठीक है। ये जो लैम्बडा है वो क्या कहलाता है, लैम्बडा बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। लैम्बडा बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अब तरंग दैर्घ्य क्या होती है, किसी भी दो पीक या दो गर्त, किसी भी दो पीक या दो गर्त के बीच की जो डिस्टेंस होती है, किसी भी दो पीक या गर्त के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। किसी भी दो पीक या गर्त के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। यह डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, यह डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। यदि अपन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लैम्बडा के बढ़ते क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें तो अपन को ये वाला स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य है वो किसकी होगी, गामा रेज की होगी, फिर एक्स रेज की, फिर यूवी और विजिबल की, फिर आईआर की, फिर माइक्रोवेव की और फिर रेडियो वेव की। बात समझ में आ गई ना।
ये कौन सी हैं? देखिए, एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो तरंगदैर्घ्य है उसके किसी ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ने क्या जमाया है? विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक क्रम में जमाया है। इस क्रम को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक टर्म आती है तरंग संख्या। क्या टर्म आती है? तरंग संख्या। ठीक है, तरंग संख्या क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्षेत्र से निकलने वाली, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र से निकलने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग संख्या कहलाती है। यानी किसी भी सेकंड 1 सेंटीमीटर जो क्षेत्र है उससे कितनी तरंगों की संख्या निकलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? तरंग संख्या बोलते हैं। तरंग संख्या को अपन न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू बार बराबर क्या होता है? 1/λ। यदि 1/λ को अपन यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो E बराबर क्या होगा? hc न्यू बार। ठीक है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि यदि इसको अपन न्यू बार के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं तो अपन को इस प्रकार का क्या प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी और तरंग संख्या अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी किसे बोलेंगे? किसी भी एक बिंदु से 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र से 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या, यानी यहाँ पर क्या जोड़ दिया अपन ने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक क्षेत्र जोड़ दिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र से निकलने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग संख्या कहलाती है। बात समझ में आ गई ना? तो देखिए, अपन को याद रखना है। एक बार मैं सभी जो ये टर्म हैं इनको आपस में रिलेट करके आपको लिख देता हूँ। देखिए, तरंग संख्या क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था प्लांक से। E बराबर क्या था? h न्यू। न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। तो अपन लिखेंगे E बराबर hc/λ। 1/λ बराबर क्या होता है? न्यू बार। तो अपन लिखेंगे E बराबर hc न्यू बार बराबर hc/λ बराबर h न्यू। सभी को एक साथ लिख लेंगे, जो अपन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी को ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी ना? ये सभी जो फॉर्मूले हैं वो अपन ने एक ही फॉर्मूले में एडजस्ट कर दिए कि E बराबर क्या होता है? hc न्यू बार, जिसको अपन तरंग संख्या बोलते हैं, बराबर hc/λ बराबर h न्यू। ठीक है, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि यदि अपन को हड्डियों का अध्ययन करना है, हड्डियों में कहाँ पर फ्रैक्चर आया है उस चीज का अध्ययन करना है, तो अपन को एक्सरे का ही यूज करना पड़ेगा। यूवी और विजिबल इसका अध्ययन नहीं कर पाते। यानी अपन किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से, किसी विशेष मॉलिक्यूल में किसी विशेष पर्पज से यदि अपन को उसकी संरचना की स्टडी करनी है तो अपन को पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करना पड़ेगा, जो उससे इंटरेक्शन करे और अपन को उसके बारे में जानकारी प्राप्त करे। ठीक है, तो देखिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के आधार पर स्पेक्ट्रोस्कोपी कई प्रकार की होती है। जैसे मैं लिखूं, यदि अपन EMR और इधर लिख देता हूं मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, यदि गामा रेज की बात करूं, यदि अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किसका यूज करें? गामा रेज का यूज करें, तो गामा रेज कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आती है? वो है मॉसवियर। ठीक है, मॉसवियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन काम आता है? गामा काम आता है। यदि अपन एक्सरे का यूज करें तो एक्सरे का यूज किया जाता है क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में या क्रिस्टलोग्राफी में। यदि किसी क्रिस्टल का अध्ययन करना है
जैसे सोडियम का क्रिस्टल, यदि उसका अध्ययन करना है तो अपन को किसका यूज करना पड़ेगा, एक्सरे का यूज करना पड़ेगा। यूवी और विजिबल, यूवी और जो विजिबल है, यदि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करें तो अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनका यूज करते हैं। एक होती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है आईआर का। एक होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है माइक्रोवेव का। एक होती है एनएमआर या पीएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में रेडियो वेव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, रेडियो वेव का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज किया जाता है। अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज किया जाता है। ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी मॉलिक्यूल की अलग अलग संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो विशेष पर्पस से होता है। यदि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोशन करना है, बॉन्ड लेंथ का पता लगाना है, तो अपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या स्पेक्ट्रम का पता लगाना है तो अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। ठीक है। यदि मॉलिक्यूल में एटम के रोटेशन का पता लगाना है तो अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। और यदि किसी मॉलिक्यूल में नाभिक के रेजोनेंस का पता लगाना है, नाभिक में अनुनाद का पता लगाना है, तो अपन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज करेंगे, या उसमें अपन रेडियो वेव का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब देखिए आगे, ये तो बात की अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अब अपन बात करते हैं मैटर की। ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? मैटर की। जब अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किसी मैटर का चयन करते हैं कि इस मैटर की संरचना की स्टडी करनी है, ठीक है, तो वह मैटर कौन सा हो जिसमें अपन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करें। तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए सबसे जो मेन पॉइंट वाली बात है वो ये है कि मैटर के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। ठीक है। यानी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, पाया जाना चाहिए। ठीक है। तो सुनिए, मैक्सवेल जो प्लांक है उसने कहा था परमाणु की संरचना में कि किसी भी परमाणु में जो एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूअस ना होकर कैसे हैं, डिक्रीट हैं, असतत हैं, पैकेट्स के रूप में हैं। जैसे यदि मैं एटम की संरचना की बात करूं, ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर पहला सेल, ये दूसरा सेल। ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, या तो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इस वाले सेल में या इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे दूसरे वाले सेल में। ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे n=1 में या इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे n=2 में। नील्स बोर ने यही कहा था। नील्स बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे जिनकी जो एनर्जी है, या अपन बोले एंगुलर मोमेंटम जो है, वो एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर कितना होना चाहिए, nh/2π होना चाहिए। कितना होना चाहिए, nh/2π। यदि होगा तो
इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं इनका अपना अपना एनर्जी लेवल है, यानी इसके बीच में एनर्जी नहीं पाई जाती। और आपको पता है कि हर जो मैटर है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसमें भी क्या पाए जाते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि सतत रूप में एनर्जी लेवल नहीं पाए जाते, जबकि कैसे पाए जाते हैं, टुकड़ों के रूप में या पैकेट्स के रूप में एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात होती है कि मैटर में क्या पाए जाते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यदि अपन करें स्पेक्ट्रोस्कोपी के पर्पस से, तो हमेशा याद रखना कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसको प्रदर्शित करता है, किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड को। यदि किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है तो अपन बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, ठीक है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो पहली बात कि एनर्जी के एब्जॉर्प्शंस के लिए क्या जरूरी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। जैसे देखिए यदि अपन इस मैटर की बात करें तो इस मैटर का अपन एक छोटा सा एनर्जी लेवल ले लें तो उस एनर्जी में अपन देखते हैं कई सारे एनर्जी लेवल पाए जाते हैं, E1, E2, E3, E4। ठीक है, यदि इस एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा ई। और यदि अपन ऐसा ही एक फोटोन कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ऐसा ही एक फोटोन इसको क्या करा दे, प्रोवाइड करा दे, यहाँ पर कोई भी एटम है या इलेक्ट्रॉन है या नाविक है, तो क्या होगा, वह एक्साइट होके यहाँ पर चला जाता है, यानी डेल्टा ई क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा। याद रखना कोई भी एटम, परमाणु या इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा जो एनर्जी इन एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी के बराबर का फोटोन यदि इस पर आपतित किया जाएगा, इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी यदि यहाँ पर आपतित की जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यदि यह एनर्जी ज़्यादा हुई या कम हुई, यह एनर्जी ज़्यादा हुई या कम हुई तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वहाँ पर क्या नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। यही कारण है कि यदि हड्डी की संरचना का अध्ययन करना है तो केवल एक्सरे किरण का यूज किया जाता है। किसका, एक्स किरण का यूज किया जाता है, गामा किरण का यूज नहीं कर सकते और यूवी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हड्डियों में जो एनर्जी लेवल है उनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है, यह एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होता है, एक्स रे किरण की एनर्जी के बराबर होता है। बात समझ में आई क्या? जो हड्डियों के बीच का, हड्डियों के अंदर जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं, उस एनर्जी लेवल में, उन एनर्जी लेवल में जो एनर्जी डिफरेंस है वह किसके बराबर है, एक्सरे किरण के बराबर है, इसलिए वो एक्सरे किरण से ही एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि किसी मैटर में जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं वो सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, केवल उन्हीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जिनकी एनर्जी उनके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक है, यदि देखिए जो मैटर है वह 3 प्रकार के मोशन करता है। कोई भी मैटर 3 प्रकार की गति करता है। पहली है ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा कि कोई भी परमाणु यहां से यहां पर चलता है। ठीक है, यानी वह अपनी एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर चला जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। प्रत्येक ट्रांसलेशनल मोशन तीनों डायरेक्शन में हो सकता है,
एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है और जेड डायरेक्शन में हो सकता है। दूसरा मोशन होता है वाइब्रेशन मोशन। कौन सा? वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसमें क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी लेवल से कहां पर जाएगा? हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में पाए जाते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। देखिए, अपन ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो अपन ने लिखा था यूबी और आईआर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि यूबी और विजिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जिम्मेदार होती है, जबकि जो आईआर है वो किसके लिए जिम्मेदार है? वाइब्रेशन के लिए, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन है उनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो वाइब्रेशन की एनर्जी लेवल के बराबर जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? आईआर से। यदि अपन इसकी एनर्जी लेवल और भी कम कर दे, यानी वाइब्रेशन में भी क्या पाए जाते हैं? रोटेशन पाए जाते हैं, तो रोटेशन की एनर्जी भी और भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहाँ से मिलेगी? माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो रीजन है वहाँ से प्राप्त होती है। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो देखिए, यदि इन सभी मोशंस के लिए कौन कौन से? ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, इन सभी जो मोशन है उनको एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो याद रखना सबसे पहले होता है ट्रांसलेशनल, फिर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, फिर क्या होता है? वाइब्रेशनल और फिर होता है रोटेशनल, ठीक है। ये क्या है? इनके एनर्जी लेवल के डिक्रीजिंग ऑर्डर हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में यूबी, ट्रांसलेशन मोशन में यूबी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर यूबी, और विजिबल की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर आईआर की होती है, ठीक है। तो पहला है कि मैटर में क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होना चाहिए और दूसरा मैटर में क्या पाया जाना चाहिए? डाइपोल मोमेंट पाया जाना चाहिए। ये डाइपोल मोमेंट परमानेंट हो सकता है या किसी भी कारण के बस इंड्यूस हो सकता है, यानी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के यदि ये जो फैक्टर हैं कि मैटर में क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पाए जाएं और उसमें क्या पाया जाए? या तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाए या इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पाया जाए, तो उसमें क्या होगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी संरचना की जो स्टडी है वो अपन किससे कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे का मैटर जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।